अरे बोला करो ना बे, ओए खरमुरे इधर 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 देखो जरा बोर्ड पे। अच्छा जान पे आ रहा है क्या बैठना? बहुत दिनों बाद इतनी देर तक बैठ गए, पहले नहीं बैठे इतनी देर तक के, पहले खड़े रहते थे फिर लेक्चर में ऐसे। और तो फॉस्फोरिक पहले कहाँ था पढ़ने के लिए? कहीं भी नहीं था। फिर ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देखो यार मैं ना सिंपली एक बात आप लोगों ने एंजॉयफुल पढ़ना है, बट डिसिप्लिन तो मस्ट है। और मैं आपको पढ़ा इस तरीके से रहा हूँ ताकि आपको केमिस्ट्री पढ़ते टाइम में बोर ना हो, और अगर केमिस्ट्री आपका इजी गया तो फिजिक्स बायोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो अल्टीमेटली एक काम में मैं आपके दो काम कर रहा हूँ। अगर केमिस्ट्री आपका इजी गोइंग तरीके से गया तो लोड कम होकर फिजिक्स बायोलॉजी में डिवाइड करूँ। और एक बात पक्के में है कि आपको पढ़ना तो बहुत है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत वास्ट सिलेबस है। और सच में एक स्टूडेंट की मैं दाद दूंगा उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरा वो काम बनता है कि मैं उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि बच्चों ईजी जाए करके। अब बच्चों को 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, तो उसके अगर तीनों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो उसका नंबर लग भी सकता फिर। तो हम अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे और वो भी अगर ढंग ढंग तरीके से नहीं पढ़ा रहे तो बच्चा 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा फिर? तो अगर कोई टीचर जो अच्छा ना पढ़ाए उसके बोलने के राइट्स नहीं बच्चे को कि तू अच्छा पढ़ करके। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये बहुत काम की चीज़ है। तो अपन क्लास में ना हंसी मजाक करते इसलिए ताकि आप 2 घंटे का जो लेक्चर है वो पता नहीं चलना चाहिए कि 2 घंटे होते आ रहे अपने करके। पर आपको डिसिप्लिन में ही बैठना है ना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं दिया तो मैं क्या करता क्लास में करके, मैं कचरा कर देता क्लास में फिर, और कचरा भी किसको करना अच्छा नहीं लगेगा। और ये सोचना ही मत कि मैं डांटूंगा नहीं करके, क्योंकि किसी की भी कीमत पे मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता। अरे इतने दिनों बाद भी लेक्चर ले रहे तो आप कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा अंदर आपके। और बिलीव मी 13 महीने के बाद पढ़ा रहा मैं आपको, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने पहले आके प्रैक्टिस कराऊंगा करके, वो तो जमता ही नहीं अपने से। तो बेटा तो क्या है, बस आपके दिल में ईमानदारी से पढ़ने की भावना होना। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और आपके दिल में ईमानदारी से पढ़ने की भावना नहीं है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस दूंगा। आपने उसी वक्त पढ़ाई बंद करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो आपको लगता है अच्छा कर सकते कर। इससे आप खुद को और खुद के फैमिली को मिसगाइड होने से बचा सकते। तो पढ़ने की एक्टिंग मत करो, अगर सच में पढ़ना तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई बंद कर दो डायरेक्ट। बुरा मैं आपको, जैसा अगर मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा ईमानदारी से, मैं आज ही बंद कर दूंगा पढ़ाना। फिर कोई भी 2 नंबर धंधे करेंगे, या 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, जो भी है। तो पर अगर लगता है जैसे आपको, देखो सिंपल से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता मैं आपको। अभी आप 11 से 12th में गए, अलग अलग गांव से पढ़ने के लिए आए, यहाँ से कुछ बच्चे लोकल है ना, घर से बिल्कुल तैयार होकर निकलते, गाड़ियाँ साइकिल निकलते, पैदल निकलते, रूम पे डब्बे डुब्बे खाते, बाहर गाँव के बच्चे मेस पे रूम पे कैसे रहते, इतना सब कुछ करते, फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते जिसके लिए आप आए यहाँ पे? सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा। या तो घर पे जाओ फिर। तो आप अगर पढ़ने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और कोई टीचर ईमानदारी से पढ़ाएगा तो रिजल्ट ईमानदारी से आता। होता क्या है कि बच्चे ईमानदारी से कोशिश ही नहीं करते। तो आपको लाइफ में जो एंजॉयमेंट करना है बाहर जाके करो, मैं उसमें कोई बोलना नहीं चाहूँगा। बट आपको जो पढ़ने का टाइम है ना, किसी भी क्लास का, चाहे केमिस्ट्री बोलो या फिजिक्स बोलो, बायोलॉजी बोलो, अगर आप क्लास में बैठे तो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लेक्चर हो, तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप पढ़े के साथ साथ अगर आपने अच्छे मार्क्स ला लिए तो घर वाले खुश, घर वाले खुश तो तुम भी खुश, तुम खुश तो हम भी खुश, फिर सब खुश। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर कोई खुश नहीं। और सबसे मेन बात, कोई खुश नहीं तो छोड़ दो, आप खुद भी अंदर से खुश नहीं रहते फिर, तो वो बहुत खतरनाक कहानी है। अभी बच्चा क्या करता है, एक्टिंग करता है खुश रहने की। तो ऐसा मत करो, पूरा ईमानदारी से ध्यान दो, कंप्लीटली अच्छे से फोकस करो, मार्क्स मिलते मिलते। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा मैं, बोर्ड में पूछा जाता है, नीट के अंदर आता है, फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? आपके सामने फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 है। अब क्यों है, ये एक कंसेप्चुअल पार्ट है इसलिए समझा के दे रहा। देखो आपको H3PO4 और H3PO3 के स्ट्रक्चर भी आते पेपर में, और स्ट्रक्चर पर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे तरीके से। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता, कितने बॉन्ड बनाता? ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, H3PO4 में हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इधर ध्यान देना। फॉस्फोरस, अरे बोलो ना सर,
ऊपर डबल बॉन्ड O, OH OH OH, बन गया स्ट्रक्चर। वो आ गया H3PO। अब गिन लो, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा है? फास्फोरस सेंटर में, ऊपर डबल बॉन्ड O, ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर लेफ्ट राइट एंड डाउन OH OH OH, सिंपल है। अब बताओ इसमें कितने OH है? तो जितने OH है वो सब बेसिसिटी में काउंट होंगे, क्योंकि OH का हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, रिमूवेबल है। OH का हाइड्रोजन रिमूवेबल है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको, फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 3 है। फॉस्फोरिक एसिड में P डबल बॉन्ड O कितने? 1 है। P बॉन्ड OH कितने हैं? P बॉन्ड H कितने हैं? 0। इसमें कोई भी हाइड्रोजन फॉस्फोरस को डायरेक्टली अटैच, ये क्वेश्चन पूछते पेपर में, नंबर ऑफ P बॉन्ड H इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो एक बच्चा बोलता अरे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख के बोलेंगे अबे नालायक, देख के क्या बोलेंगे, चिट्ठी साथ में ले आ रहा है क्या? ये स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा वहाँ पे, आपको नाम दिया रहेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे 7 है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड और सल्फर के 12 है, वो सब स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अभी एक दिख रहा करके सिंपल है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन अगर इसमें आ रहा, देखो नंबर ऑफ P बॉन्ड H, नंबर ऑफ P बॉन्ड H इन ऑर्थोफॉस्फोरिक के जगह ऑर्थोफॉस्फोरस रहा तो 1 रहेगा। अरे दिख रहा है वो एक बॉन्ड है करके, ये क्वेश्चन आते पेपर के अंदर। नंबर ऑफ P बॉन्ड H इन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, इसमें OH कितने हैं? तो OH का हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, बट जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस को अटैच है वो रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन ऐसे एज अ फ्री H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा, मतलब वही रहेगा। फिर जो निकलेंगे वो बेसिसिटी कहलाएंगे। अरे समझ में आ रहा है ये? व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ फ्री H पॉजिटिव आयन गिवन बाय दैट एसिड व्हेन द एसिड डिसॉल्व इन। तो एक बात बताओ, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं? कॉमन से 3 हाइड्रोजन पूछा मैंने। मेरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं? ये बोलती 1 है, बोलती P बॉन्ड H नहीं। फिर से पूछ रहा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस कितने हैं? हाँ ध्यान से सुने, मतलब तुमने भी। चलो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में P बॉन्ड OH कितने हैं? P बॉन्ड H कितने हैं? बेसिसिटी कितनी है? P डबल बॉन्ड O कितने हैं? ठीक है। P सिंगल बॉन्ड O कितने हैं? अरे 2 है ना, नहीं कहां से है ना ये? P बॉन्ड OH के जो O है वो P बॉन्ड O कहलाएगा। अरे बेसिकली बॉन्ड तो P का O के साथ ही है ना, हाइड्रोजन तो उधर से है, उधर से। अरे समझ में आ रहा है ये? तो P बॉन्ड O कितने हैं? P बॉन्ड OH भी 2 है, P बॉन्ड O भी 2 है, P बॉन्ड H 1 है, P डबल बॉन्ड O 1 है। और इसकी बेसिसिटी कितनी है? तो बहुत सिंपल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO4 H3PO3 H3PO4 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए। सर इसका H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 है, 98/2 और 98/3 32.66, और H3PO3 का मॉलिक्यूलर वेट 82 और इसकी बेसिसिटी 2। अब आपको देखो ये 5 एसिड हो गए, इसके बाद और 3 है, टोटल कितने हो गए? 8। इन 8 एसिड का आपको क्या लर्न करना है? मॉलिक्यूलर वेट और बेसिसिटी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। अरे मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ये आपका तीसरा असाइनमेंट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको एसिड के मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली आना चाहिए बोलते हैं। अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बोला था, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है क्या इसमें? 49। अरे है ना 49, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98/2 49। तो इस तरह से आपको बाकी सब लर्न करना है। तो इक्विवेलेंट वेट का तीसरा कंसेप्ट अपना हो गया। सर और कौन से 3 एसिड है बता दो ना, 3 एसिड कौन से? ये तो हो गए, नहीं पड़ गए अपने। अरे समझ में आया क्या ये? अब देखो ये 5 एसिड भी आपके लिए काम किए, 5 ही लर्न करो भी आज जो बताया। तो और बेस ये 3 और एसिड बता देता हूं।
चलो 3 भी देख लेंगे इधर, मतलब 8 एसिड और 5 बेस। इधर इधर बोर्ड पे प्लीज बेटा, अभी तक के अपने 5 एसिड हो गए, देखो कौन कौन से, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3, ये पांचों भी इनऑर्गेनिक एसिड है। कौन से एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप हाथ में लेके हाथ धो नहीं सकते इससे, बाद में कुछ धो नहीं सकेंगे फिर। पर ये जो है ना, अबे हाथ धोने की बात कर रहा हूँ। अब ये जो 3 एसिड है इनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये अपन हाथ धोना के अपन इसको खा भी सकते हैं एसिडिक एसिड को। अभी बाहर निकलते बच्चे तो चाइनीज फूड की दुकान भी दिखते हैं, जबकि बचना चाहिए उन सब चीज़ों से। जंक फूड से हेल्थ प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है। तो ये एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनके अंदर COOH ग्रुप है, COH COH COH। तो जिसमें COOH ग्रुप होता है, COH ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और ये वीक एसिड होते हैं। तो एसिड का अपन ने बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन देखे, इनऑर्गेनिक एसिड एंड, तो इनऑर्गेनिक के 5 एग्जांपल मैंने बताया, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3, और ऑर्गेनिक के 3, मतलब एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो ये एसिडिक एसिड है, CH3 बॉन्ड CH, मॉलिक्यूलर वेट 60 है। देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं काउंट करते बैठना, अगर ऐसा गिनेंगे तो फिर बहुत हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन 3 और 1 4 ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक एसिड की बेसिसिटी वो होता है नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप कितना, 1 है, इसमें कितना, 1 है, इसमें कितना है। देखो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है, बोर्ड पे फिर से लिख रहा हूँ। देखो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH बॉन्ड COOH, हाँ, और एसिडिक एसिड तो पता है CH3 बॉन्ड COH। बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक, बेंजीन रिंग को ऊपर COOH ग्रुप अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग ला COH ग्रुप अटैच, जैसे अगर OH रहता तो फिनॉल हो जाता। अब मेरे ख्याल से इतना तो ऑर्गेनिक होगा 1 साल के अंदर आपका, तो इतनी भी एक्टिंग मत करो कि पहली बार देख रहे करके, है ना, मतलब क्या चल रहा है करके। जैसा मैं ये समझ के चल रहा है कि आप 1 साल से कुछ तो भी पढ़े होंगे करके, मतलब इतना होता होगा ना। और मैं बता तो रहा है, जिसका कुछ नहीं होगा उसने घर पे आके प्रैक्टिस करना। तो बेंजीन रिंग को COH ग्रुप अटैच, उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। देखो एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड ना बहुत काम का है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 60 हो गया। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 है। अब ये काउंट करते मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपको करना हो तो कार्बन 6 और 1 मल्टीप्लाइंग बाय 12, हाइड्रोजन 5 और 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1, ऑक्सीजन 1 और 1, शाबाश, मल्टीप्लाइंग बाय 16 इज इक्वल टू 122। वो सब मिला के 120। जरा लास्ट वाले बच्चे थोड़ा सावधान पोजीशन में बैठेंगे, थोड़ी देर में अपनी ट्रेन छूटने वाली है, बाद में उतर जाना अपने अपने स्टॉप पे। तो 122 बाय 1 इज इक्वल टू 122। अब जो सबसे मजेदार चीज है, जसं दिसते तसं आणि असं ऑक्झॅलिक ऍसिड बद्दल बोलल्या जाते। कोणाबद्दल बोलल्या जाते? ऑक्झॅलिक ऍसिड कसं दिसते, म्हणजे हे असं दिसते, पण हे असं। ऑक्झैलिक एसिड में वाटर के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म को बनाने के लिए, वाटर के। तो ऑक्झैलिक एसिड का फार्मूला COOH बॉन्ड COH नहीं है, COOH बॉन्ड COOH डॉट ट्वाइस H2O। अब एक वाटर होता है 18 मॉलिक्यूलर वेट, अरे वाटर का 18 होगा ना मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये 16 और 2 18, एक का 18 तो 2 का, और सिर्फ इसका होता है 90, तो 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126। तो ऑक्झैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120। और ऑक्झैलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप कितने? 2 है। 126 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 63। अरे समझ में आ रहा है ये?
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एसिडिक एसिड 60/1 इज इक्वल टू 60, बेंजोइक एसिड 122/1 इज इक्वल टू 120। डायरेक्टली लर्न कर लेना, आगे काम में आएंगे आपके। ये सब आपको लर्न करके आना, 8 एसिड के मॉलिक्यूलर वेट और बेसिसिटी लर्न करना है। और सबसे काम का बता रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो ऑक्जेलिक एसिड पे 3 क्वेश्चन आते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो रहेगा 63, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड है इट मीन्स दैट इट इज क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। अरे समझ में आ रहा है ये? अब तो ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, तो 63 है, क्योंकि उसके क्रिस्टल को बनने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वही क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ पूछना हो तो वहां ये मेंशन किया जाएगा कि इसमें वाटर नहीं लिया जा रहा है। अब ये कितना बड़ा हो गया, म्हणजे इथं आता पाणी घेतलं जाणार नाही, कृपया याची नोंद घ्यावी। तो इसको बोला था अनहाइड्रस। सादी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? तो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, इट इज ओनली 90/2। अब 90/2 तो क्वेश्चन इस तरह, ये पेपर में पूछे हुआ क्वेश्चन है। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जब तक के अनहाइड्रस नहीं बोलेंगे तब तक के ये समझना कि वाटर है, और जब अनहाइड्रस बोलेंगे मतलब वाटर, अन म्हणजे अन म्हणजे अनहाइड्रस म्हणजे म्हणजे वाटर नाही, म्हणजे ओनली 90। अरे समझा रे? तो अनहाइड्रस रहा तो 45, अदरवाइज ऑल टाइम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी पूछते सर ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट 63। अगर ऐसा बोला जाए तो अनहाइड्रस है ना, अगर ऐसा बोला जाए कि अनहाइड्रस देन इट इज 90/2 इज इक्वल टू 45। ये लिखा है, लिखी बात है यार, यहाँ पे बोलते भी नहीं पहले बोलते तो पागल हो रहा। अरे मैंने लिखा था नहीं पिछले साल का। ये देखो कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, ये सब मेरा लिखे हुआ पहले का अवेलेबल है ना, मतलब ये अमर हो गए नहीं। तो अनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड इज 45। समझ में आ रहा है ये? अब जरा बताओ 8 एसिड HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3। 1 मिनट, ये 5 हो गए इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक एसिड। अरे समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर भी एक लोचा होता है, मतलब सी बेसिसिटी 1 रहा तो मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिसिटी 2 रही तो डाई बेसिक एसिड, और बेसिसिटी 3 रही तो। अब एक बात बताओ, HCl क्या है? मोनो बेसिक एसिड है। H2SO4 क्या है? डाई बेसिक एसिड। H3PO4 क्या है? और H3PO3 क्या है? डाई बेसिक एसिड। उसकी बेसिसिटी तो है, ये भी मोनो बेसिक हो गया, ये भी मोनो बेसिक हो गया, और ये बेटा इधर इधर लिखने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा ना सब अपनों को। ठीक लगे तो टीवी साथ में लेकर चले जाओ। अरे कंसंट्रेशन बोर्ड पे करो, आप यहाँ पे सिर्फ समझने पे जानते हो। 8 महीने में अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा तो ये मैंने हवा में बात नहीं करा, मुझे पता है कि केमिस्ट्री में आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि जब से नीट का एग्ज़ाम आया 2013 में, जब पहली बार नीट आया था, तो उस वक्त IIM हॉल पे मैं क्लास लिया करता था। उस वक्त मैं अकेला था अकोला से जिसने पूरा सिलेबस पढ़ाया था। नहीं तो ये पहली बार जब नीट आया था, जो है कि MST CET जो टीचर थे, जो काफ़ी दिनों से जंग खा गए थे MST CET पढ़ा के, नीट नहीं NCERT बुक नहीं कवर कर रहे थे। और अभी भी अकोला के अंदर बहुत सारे टीचर NCERT बुक ओपन करती नहीं क्लास के अंदर, जबकि आपने NCERT बुक को छोड़ना नहीं चाहिए। उसका एक एक पन्ना आपका पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने गड्ढे हैं, कहाँ पे कितने पत्थर है, जैसे रास्ते के पता रहते हैं अपनों को। तो ऐसे NCERT बुक के आपको एक एक पेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। और
आपको नोट्स जो बनाने लगोगे ना, जब मैं एनसीईआरटी बुक का रीडिंग लूँगा तो आपको एनसीईआरटी बुक को क्लास में ओपन करने लगोगे और आपको एनसीईआरटी बुक में नोट्स बनाना है। नोट्स खुद की बनाना है, खुद ने। मैं गाइड करूँगा नोट्स कैसे बनाना है, कौन से पॉइंट को मार्क करना है, कौन से पॉइंट पे स्टार बनाना है, कौन से पॉइंट को साइड से अलग के लिखना है। यानी जब आप आगे जाके एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपकी वो एनसीईआरटी बुक को ही रिविजन करके पेपर देने चले जाऊँ। देखो एग्जाम के टाइम में आपने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रहता, आपने जो पढ़ा वो कितने कम टाइम में पढ़ सकती है मायने रखता। तो आप ये दिमाग से निकाल, अभी तो पढ़ने की बांधे अपने, अब पढ़ने को छोड़ो, पढ़ाने के बांधे, सिलेबस ही नहीं होता। तो सोचो कितने दूर है फिर आप अभी। आपको कितना पढ़ा नहीं, वो जो पढ़ेगा उसको किस तरीके से रिवाइज करना है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। मजाक बात नहीं ना, आप 100 चैप्टर की एग्जाम देंगे और आपने एक दिन में 8 चैप्टर पढ़े, तब भी आपको कितने दिन लगते, 13-14 दिन लगते रिवाइज करने के।